दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी राजा चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक राज, एक रहस्य और एक नया मोड़। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो अनकही बातें, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आइए सुनते हैं आज की रहस्यमयी कहानी येलो। पहली मुलाकात की चमक शहर की ठंडी शाम थी। हल्की हल्की हवा में पतझड़ की पत्तियां झर रही थीं। सड़क के किनारे लगे ये पीले बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे हर रोशनी अपने अपने राज छुपाए बैठी हो। मैं, आदित्य, उस शाम भी अकेला ही अपने पसंदीदा कैफे के कोने में बैठा था। किताब हाथ में थी, पर नजरों का ठिकाना किताब नहीं था। शायद मन भीड़ में किसी अनजान चेहरे की तलाश में था। और तभी, जैसे किस्मत की कोई डोर खिंच गई हो, वो आई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल में हलचल तेज। एक भूरे रंग की ड्रेस में लिपटी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसकी आंखों में जैसे गहराई थी, रहस्य था, और वो रहस्य मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और बिना सोचे कह दिया, क्या आप यहाँ बैठ सकती हैं? वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसके बैठते ही लगा जैसे कैफे की सारी आवाजें, कॉफी की खुशबू और बाहर की हवाओं का शोर थम गया हो। आप अक्सर यहाँ आते हैं? उसने धीरे से पूछा। मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। उसमें एक अजीब सा सुकून था। हाँ, किताबें और कॉफी दोनों ही मुझे अकेलेपन से बचाते हैं, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। वो हंस दी। या फिर ये दोनों तुम्हारे अकेलेपन का राज भी छुपाए रखते हैं? उसकी ये बात सीधे दिल में उतर गई। मैं उसकी आंखों में देखने लगा, और सच कहूं, उस पल पहली बार लगा कि कोई मुझे मेरी खामोशियों के पार देख सकता है। शाम ढल गई, लेकिन उस शाम की बातों ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। अध्याय अनकहे सवाल अगले कुछ दिन जैसे हवा में तैरते रहे। मैं उसी कैफे जाता, और वो जैसे किसी अनकही डोर से बंधी हो, हर बार वहां मौजूद मिलती। कभी किताबों पर चर्चा, कभी जिंदगी के छोटे छोटे फलसफे। हर बात में उसकी आंखों का रहस्य और गहराता गया। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, आर्या, तुम्हारी आंखों में इतनी खामोशी क्यों है, जैसे उनमें कोई अनकहा दर्द, कोई बोझ छुपा हो। वो चौंक गई। उसकी मुस्कान एक पल को फीकी पड़ी, फिर उसने चेहरा झुका लिया। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पन्ने होते हैं आदित्य, जिन्हें पढ़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैंने बिना सोचे कह दिया। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में चमक आई। शायद पहली बार किसी ने उसे ये भरोसा दिया था कि उसके रहस्य भी किसी के लिए बोझ नहीं, बल्कि इश्क का हिस्सा हो सकते हैं। उस पल हमारे बीच का रिश्ता एक कदम और गहरा हो गया। अध्याय 3। वक्त की डोर दिन बीतते गए। अब कैफे सिर्फ मिलने की जगह नहीं रहा, बल्कि हमारी दुनिया बन गया। आदित्य, क्या तुम्हें कभी लगा है कि वक्त हमारे लिए रुक सकता है? उसने अचानक पूछा। मैं मुस्कुराया। जब तुम साथ होती हो, तो लगता है कि वक्त की हर सुई ठहर गई है। वो खिलखिला दी, लेकिन उसकी हंसी में भी कहीं न कहीं उदासी थी। काश वक्त हमेशा ठहर पाता, काश ये पल कभी बीतते ही नहीं। मैंने उसके हाथ थाम लिए। अगर वक्त हमारे खिलाफ है, तो हम वक्त से लड़ेंगे। लेकिन उसके चेहरे पर आई छाया ने मुझे डरा दिया, जैसे वो जानती हो कि लड़ाई का अंजाम हार ही है। रहस्यमयी चिट्ठी। एक शाम जब मैं कैफे पहुंचा, तो आर्या वहां नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ था। मेज पर एक चिट्ठी रखी थी, मेरे नाम। आदित्य, अगर कभी मैं तुम्हारी जिंदगी से अचानक गायब हो जाऊं, तो यकीन रखना कि मैं मजबूर थी। ये रहस्यमय बोझ, ये वक्त, सब मेरी मुट्ठी से फिसल रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे हाथ कांप गए। दिल में हजार सवाल उमड़े। कौन सा बोझ, कौन सी मजबूरी?
मैं दौड़कर कैफे से बाहर आया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सिर्फ हवा थी और हवा में उसकी खुशबू। उस दिन मैंने ठान लिया, मैं उसके रहस्य को जानकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अध्याय 5। सच की आहट। मैंने उसकी तलाश शुरू की। उसके बारे में बहुत कम जानता था। उसका घर कहाँ है, परिवार कौन है, कुछ नहीं। बस इतना पता था कि वो अक्सर शाम को झील किनारे बैठती है। मैं वहां पहुंचा और हाँ, वो थी, ठंडी हवा में लहरों को ताकते हुए। आर्या, मैंने पुकारा। वो चौंकी, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। तुम क्यों आए यहाँ? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने तड़प कर कहा। तुम्हारे रहस्यों से डरने वाला नहीं हूं मैं। बताओ, क्या है जो तुम्हें इतना तोड़ रहा है? उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, आदित्य, सच इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा इम्तिहान भी है। अगर तुमने ये बोझ उठाया तो शायद तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। क्या तुम तैयार हो? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ, चाहे जो भी हो, मैं तेरे साथ हूँ। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था, पर साथ ही डर भी। और मुझे पता था, अब कहानी शुरू होने वाली है और सच किसी तूफान से कम नहीं होगा। ये रहे पहले पाए वक्त, ये रहस्यमयी बोझने। अध्याय 6। अतीत की परछाइयां, झील किनारे उसकी आंखों में जो आंसू थे, उन्होंने मुझे बेचैन कर दिया। मुझे सच बताओ, आखिर क्यों लगता है कि तुम किसी अदृश्य कैद में हो? वो चुप रही, फिर अचानक उठ खड़ी हुई। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य, मेरा अतीत, वो मेरे आज और तुम्हारे कल को नष्ट कर सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मुझे भी नष्ट होने दो, लेकिन रहस्य मत छुपाओ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। कुछ लोग मुझे खोज रहे हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास उनकी जिंदगी का राज है। और सच ये है कि मेरे पास सचमुच वो राज है, लेकिन मैंने उसे कभी मांगा ही नहीं था। क्या राज? मैंने दबे स्वर में पूछा। वो हिचकी। वक्त को रोकने का, वक्त को मोड़ने का राज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, क्या ये कोई पागलपन है या सचमुच वो किसी रहस्य की चाबी है? उसने धीरे से कहा, आदित्य, मेरे पास वक्त का एक ऐसा पन्ना है जो इंसान को उसके अतीत में ले जा सकता है, और इसी वजह से सब मुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। तो अब ये राज मेरा भी है। अध्याय 7। पीछा करने वाले। उस रात हम शहर की सुनसान गलियों में भाग रहे थे। पीछे काले कपड़ों में कुछ लोग थे जिनके चेहरे नकाब से ढंके थे। आर्या, ये कौन है? मैंने घबरा कर पूछा। वही लोग जिन्हें लगता है कि मैं वो पन्ना उन्हें दे दूंगी, उसने फुसफुसाया। हम दौड़ते दौड़ते एक पुरानी हवेली में जा पहुंचे। दरवाजा बंद किया और धड़कते दिल के साथ दीवार से टिक गए। आदित्य, उसने मेरा हाथ थामा। अगर तुम अभी भी चाहो तो पीछे हट सकते हो। ये खेल जानलेवा है। मैंने उसकी आंखों में झांककर कहा, अब पीछे हटना मेरे लिए मौत से भी बदतर होगा। उसकी आंखें नम हो गई। वो मेरे सीने से लग गई। तो तैयार रहो, क्योंकि अब वक्त हमारे खिलाफ है। अध्याय 8। हवेली का राज। हवेली के भीतर अंधेरा था। पुराने झूमर टूटे पड़े थे और दीवारों पर मकरजाल जैसे हमें घूर रहे हों। यही जगह है, आर्या ने फुसफुसाकर कहा। क्या? यही वो पन्ना छुपा है। मैंने कांपते हाथों से दीवार पर रखी पुरानी डायरी उठाई। उसमें से एक पीला जला सा पन्ना गिरा। उस पन्ने पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे समय की घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही हो। मैंने पूछा, ये सचमुच वक्त बदल सकता है? आर्या ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। हर बार इसका इस्तेमाल करने वाला अपनी कोई प्रिय चीज खो देता है। मैंने पन्ने को देखा और मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया। क्या तुमने कभी इसे इस्तेमाल किया? वो चुप रही और उसकी खामोशी ही मेरे लिए जवाब थी। अध्याय 9। अधूरी मोहब्बत की कस्में। उस रात हवेली के अंधेरे में हमने लंबी बातें की। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, आदित्य, अगर मैं ये पन्ना तुम्हें दे दूं, तो वादा करो तुम कभी इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो दो। मैंने खो दिया है और अब भी हर दिन उसका बोझ ढो रही हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या खोया तुमने? उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी माँ। मैंने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने बदले में मेरी माँ की सांसें छीन ली।
मेरे सीने में दर्द उठा। मैंने उसे बाहों में भर लिया। आर्या, अब ये बोझ हम दोनों का है, तुम अकेली नहीं हो। वो रोती रही और मैंने उसकी हर सिसकी अपने दिल में समेट ली। अध्याय 10। इम्तिहान की शुरुआत अगली सुबह हवेली से निकलते ही फिर वही नकाबपोश हमारे सामने आ गए। उनके नेता ने कहा, पन्ना हमें सौंप दो वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने गुस्से से कहा, ये पन्ना अब हमारा है और कोई इसे छीन नहीं सकता। आर्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि हिम्मत थी। आदित्य, अब वक्त का असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। अगर हमें बचना है तो हमें वही करना होगा जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ। क्या? मैंने पूछा। वो कांपते होंठों से बोली, हमें पन्ना इस्तेमाल करना होगा। हवा ठहर गई, समय की सुई जैसे जम गई और मुझे लगा हमारी मोहब्बत का सफर अब वक्त की सबसे गहरी कैद में उतरने वाला है। ये रहे अध्याय 6 से 10 का वक्त, ये रहस्यमयी बोझने। अध्याय 11। वक्त का दरवाजा। हम हवेली की गहराई में उतरे। सामने एक टूटा फूटा कमरा था जिसमें दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। हवा भारी थी, जैसे कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो। आर्या ने पन्ना मेरे हाथ से लिया और उन चिन्हों के बीच रख दिया। अचानक पूरा कमरा हल्का सा चमक उठा, दीवारें कांपने लगीं और फर्श पर एक गोल निशान फैल गया। ये है वक्त का दरवाजा, उसने फुसफुसा कर कहा। मैं हैरान खड़ा था। तो ये सच है, वक्त सच में बदल सकता है। आर्या ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसकी हर कीमत तुम्हें तोड़ देगी। तुम जिस चीज को सबसे प्रिय मानते हो वो तुमसे छीन ली जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर कीमत तुम्हें खोना है तो मैं कभी ये दरवाजा पार नहीं करूंगा। वो कांप गई मेरी बात सुनकर। आदित्य, शायद वक्त पहले ही हमारे साथ खेल खेल रहा है। उसकी ये बात मेरे दिल को चीर गई। अध्याय 12। पीछा और मुठभेड़। दरवाजा खुलने ही वाला था कि हवेली का दरवाजा टूट गया। नकाबपोश अंदर आ गए। हमें पन्ना चाहिए, उनका नेता गरजा। मैंने आर्या को अपने पीछे कर लिया। तुम्हें उसके पास पहुंचने नहीं दूंगा। वो सब हमारी ओर बढ़े। लड़ाई शुरू हो गई। धूल, टूटे फर्नीचर और हवा में गूंजते कदमों की आवाज। मैंने पूरे जोर से उनका सामना किया, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। तभी आर्या ने अचानक पन्ना उठाया और जोर से चिल्लाई, ठहर जा वक्त। पूरा कमरा जम गया। हर आवाज थम गई। लोग वहीं ठिठक जर हो गए। मैंने कांपते स्वर में कहा, ये क्या किया तुमने? वो पसीने से तरबतर थी। मैंने वक्त को रोक दिया है, लेकिन बस कुछ पलों के लिए। अब हमें फैसला करना होगा। अध्याय 13। खोने का डर। हवेली से बाहर निकलकर हम एक सुनसान सड़क पर पहुंचे। रात गहरी थी, आसमान में सिर्फ चांद था। मैंने उसकी तरफ देखा। आर्या, कब तक भागते रहेंगे? हमें ये राज हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो चुप रही, फिर बोली, आदित्य, मैं चाहती हूँ कि ये पन्ना नष्ट हो जाए, लेकिन डरती हूँ अगर वक्त ने बदले में तुमसे कुछ छीन लिया तो। मैंने उसका चेहरा थाम लिया। आर्या, अगर तुम्हें खोना पड़ा तो मेरी पूरी जिंदगी बेमानी होगी। उसकी आंखें भर आईं। और अगर इस पन्ने को बचाकर रखा तो हमारी मोहब्बत हमेशा पीछा करने वालों के साए में रहेगी। हम दोनों के बीच खामोशी थी, पर उस खामोशी में ही हमारी सबसे गहरी कस्में बंध रही थीं। अध्याय 12। दिल की कब्रगाह। अगले दिन हम झील किनारे लौटे, वही जगह जहां हमारी पहली लंबी बातें हुई थीं। हवा ठंडी थी, पानी में चांद का अक्स थरथरा रहा था। आर्या ने पन्ना अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें उसे देखकर भर आईं। आदित्य, इस पन्ने ने मेरी जिंदगी से मेरी मां छीन ली। अब अगर ये और जिंदा रहा तो शायद ये तुम्हें भी मुझसे छीन ले। मैंने उसके आंसू पोंछे। तो इसे हमेशा के लिए दफना देते हैं। हमने मिलकर झील किनारे गड्ढा खोदा, पन्ने को उसमें रखा और मिट्टी डाल दी। आर्या कांपती आवाज में बोली, ये दिल की कब्रगाह है, यहाँ मेरी माँ की यादें भी दफन है और अब ये पन्ना भी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अब हम सिर्फ अपने वक्त के मालिक हैं, कोई और नहीं। लेकिन मेरे दिल में डर था। क्या सचमुच ये इतना आसान था? क्या वक्त इतनी आसानी से हमें छोड़ देगा? अध्याय 12। वक्त का बदला। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। मैं जागा तो आर्या मेरे पास नहीं थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, कैफे, झील, हवेली, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर मेरे दरवाजे पर एक और चिट्ठी मिली। आदित्य, वक्त की कीमत हमेशा देनी पड़ती है। हमने पन्ना दफन किया, लेकिन वक्त ने बदले में मुझे तुमसे छीन लिया। याद रखना, हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं है। ये वक्त की सबसे बड़ी गवाही है। मेरे हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले।
मैं जमीन पर गिर पड़ा और चिल्ला उठा, आर्या, क्यों क्यों हर बार मोहब्बत को वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है? झील किनारे की हवा गूंज रही थी और उस हवा में मुझे उसकी हंसी सुनाई दी, जैसे वो कह रही हो, मैं यही हूँ तेरे साथ के वक्त में हमेशा के लिए। ये रहे अध्याय ए मैटर से पैस, ये रहस्यमयी बोझने। अध्याय 30। खो जाने के बाद भी पास आर्या के जाने के बाद मेरी जिंदगी खाली हो गई थी। हर जगह उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी आवाज गूंजती थी। मैं कैफे जाता लेकिन अब वो कुर्सी खाली रहती। झील किनारे जाता तो पानी में उसका चेहरा नजर आता। एक रात मैं वही पुरानी हवेली गया। अंधेरा गहरा था, दिल कांप रहा था, लेकिन एक अजीब खिंचाव मुझे भीतर ले गया। कमरे की दीवार पर मुझे आर्या की परछाई दिखाई दी। आर्या, मैंने कांपते स्वर में कहा, और हाँ, उसकी आवाज सुनाई दी, आदित्य, मैं गई नहीं हूँ, मैं वक्त के पार हूँ, लेकिन तेरे पास हूँ। मेरे आंसू बह निकले। तो लौट आओ, बस एक बार लौट आओ। उसकी आवाज टूटी हुई थी। लौटना मेरे लिए मौत से भी मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे साथ का वक्त ही मेरी सबसे बड़ी जिंदगी है। अध्याय 7। वक्त की पुकार। उस रात मैंने सपना देखा। सपने में वही पन्ना सामने पड़ा था। मैंने उसे उठाया और अचानक आर्या की परछाई मेरे सामने आ गई। अगर तुम सचमुच मुझे वापस पाना चाहते हो, उसने कहा, तो तुम्हें पन्ने का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन याद रखो, वक्त बदले में तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेगा। मैंने चिल्लाकर कहा, तुमसे कीमती मेरे लिए कुछ नहीं। वो मुस्कुराई, तो फिर तुम खुद को खो दोगे आदित्य। मैं नींद से जाग गया, पसीने से तरबतर। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। क्या मुझे सचमुच उस पन्ने को खोदकर निकालना चाहिए था? अध्याय 8। आखिरी जंग सुबह होते ही नकाबपोश फिर मेरे पीछे आ गए। शायद उन्हें पता चल गया था कि पन्ना मैंने झील किनारे दफन किया है। मैंने उनसे लड़ते हुए चिल्लाया, ये पन्ना अब किसी का नहीं है, ये सिर्फ आर्या की याद है। लेकिन वो सब चीखे, नहीं, वक्त हमारा है, वक्त हमारा होना चाहिए। लड़ाई भयंकर थी। मैं लहूलुहान हो गया, लेकिन उस पल अचानक हवा कांपने लगी। झील से वही दफन पन्ना बाहर निकल आया और मेरे पैरों के पास आ गिरा। उसकी रोशनी से सब नकाबपोश भाग खड़े हुए। मैंने कांपते हाथों से पन्ना उठाया और आसमान में गूंजती हुई आवाज आई, आदित्य, ये आखिरी मौका है। या तो तुम मुझे वापस पाओगे या वक्त तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लेगा। अध्याय 9। कुर्बानी का फैसला। मैंने पन्ने पर हाथ रखा और आंखें बंद की। हे वक्त, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो आर्या को लौटा दे। रोशनी फैली, हवा ठहर गई, झील का पानी जम गया और मेरे सामने आर्या खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे गले से लगा लिया। आदित्य, तुमने सब दांव पर लगा दिया। क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तेरे बिना जिंदगी का हर लम्हा बेकार है। लेकिन तभी मेरे सीने में तेज दर्द उठा। मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आर्या घबरा गई। आदित्य, ये क्या हो रहा है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये वक्त की कीमत है। तुम लौट आई हो, लेकिन बदले में मुझे जाना होगा। अध्याय ईसी। अमर वक्त। मैं जमीन पर पड़ा था। सांसें टूट रही थी, लेकिन दिल में सुकून था। आर्या मेरे हाथ थामे रो रही थी। नहीं आदित्य, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अगर ये वक्त का खेल है तो मैं भी इसके साथ टूट जाऊंगी। मैंने उसकी आंखों में आंसू पोंछे। आर्या, याद रखना, मोहब्बत कभी मरती नहीं। वक्त इसे मिटा नहीं सकता। मेरी सांसें थम गईं, लेकिन उस पल झील के पानी से अजीब सी चमक निकली और हवा में हमारी हंसी गूंज उठी। लोग कहते हैं उस झील के किनारे आज भी जब शाम ढलती है तो एक लड़का और लड़की की परछाई साथ बैठी दिखाई देती है। वो परछाई आदित्य और आर्या की है। उनकी मोहब्बत वक्त के पार अमर हो गई। और सच यही है, तेरे साथ का वक्त, ये रहस्यमयी बोझ ने अब हमेशा के लिए अमर गवाही बन चुका है।